नमस्कार। मैं हूं मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं कनेक्ट। और अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको देश और दुनिया के बारे में जो ताजा तरीन और अपडेटेड चीज होती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे बात करके किसी भी मुद्दे को समझाने में मदद करते हैं। तो आज सुबह से ही मैं देख रहा हूं जो डिजिटल की दुनिया है उस पर दो चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है। एक तो ये है कि बाइकॉट तुर्की, तुर्की को बाइकॉट करो, उसकी सामान को यहाँ पे मत मंगवाओ, जो कुछ भी है हिसाब किताब बंद करो, क्योंकि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। और दूसरा है कि वेलकम बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से वहां पे झंडा वंडा लहरा दिया गया है और कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान भारत से मदद मांग रहा है कि हम पाकिस्तान से लगभग अलग हो ही गए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये देखिए आ गए सामने अभिज्ञान प्रकाश जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर आज सुबह से ये दोनों ही चीजें लगातार, एक तरफ बलूचिस्तान के वेलकम के लिए बार बार लोग कह रहे हैं कि वेलकम कर ही दीजिए, वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन ही गया है, झंडा लहरा ही दिया गया है। और दूसरी तरफ साथ में ये है कि तुर्की का बाइकॉट करो, बड़ी जबरदस्त तरीके की है। उदयपुर से लेके पुणे से लेके हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में यही है कि तुर्की का जो भी सामान, चाहे फल हो, फर्नीचर हो, मार्बल हो, उसे बाइकआउट करो। तो मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, मैं सुन सकता हूं आपको। जी जी। तो इस पे बात करेंगे सर, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि अपना बीएसएफ का एक जवान जो पूर्णम कुमार शॉ था, जो कि 22 तारीख को पहलगाम की घटना के अगले दिन यानी 23 तारीख को पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, उसको आज पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान को सौंप दिया है, लौटा दिया है सकुशल। मैं उसकी इनकी तस्वीर आपके साथ यहाँ पे देखिए, ये स्टेज पे मैं शेयर कर रहा हूं। ये अपने पूर्णम कुमार शॉ है जो कि लौट आए हैं। मैं चाहूंगा कि पहला रिएक्शन आप इस पर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक कदम है। उसके बाद फिर तुर्की और बलूचिस्तान की बात करेंगे सर। देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, और मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात को लेकर कि उनकी वापसी हुई है। आप समझते हैं कि उनके घर परिवार वालों के लिए इसका मतलब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये सीरियसनेस है। हालांकि मुझे ये फ्रेज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जी क्योंकि कहीं ना कहीं का मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसको लेकर आश्वस्त नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तो कोई आश्वस्त नहीं हो सकता ना, जी जो उसकी धोखेबाजी की आदत है। लेकिन वो जी अगर ऐसा जेस्चर कर रहा है, ये जी। जेस्चर होता है डिप्लोमेसी में, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग्स में ये जेस्चर बहुत अहमियत रखता है। तो राइट। अगर वो बीएसएफ के हमारे जवान को वापस भेजने का जेस्चर कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है, और इसी की कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ताकि कोई और तनाव जो है, जैसा कि कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो तनाव एस्केलेट नहीं करे, वो डी एस्केलेट करे। तो इसी तरह के जो जेस्चर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एडप्ट करेंगे इस माहौल को बनने और बनाने में कि तनाव डी एस्केलेट करे। क्योंकि जी पाकिस्तान अगर आतंकवादी गतिविधियां करेगा तो वो एस्केलेट करेगा, लेकिन जी अगर ऐसा करेगा पाकिस्तान तो ये डी एस्केलेशन के संकेत देगा, जो मौजूदा माहौल में पाकिस्तान से तरफ से होने वाली कोई भी पहल को लेकर बहुत जरूरी है। यही तो संदेश लेकर जाता है और संदेश देता है दूसरे मुल्क को भी। तो ये मेरे लिए एक बहुत, जैसे आपने कहा, अच्छी खबर है, और यकीनन अच्छी खबर है, क्योंकि एक संकेत है जो बहुत अहमियत रखेगा अभी के माहौल में पाकिस्तान की ढुलमुल विश्वसनीयता को लेकर, जो उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बात तो आपने सही की कि पाकिस्तान के जेस्चर और जो ये कदम है, इससे उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद तनाव धीरे धीरे करके कम करने का की नियत, इंटेंशन। लेकिन एक दूसरी खबर भी मैं चाहता हूं इसके लगे हाथ दे दूं, फिर तुर्की और बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे। वो खबर ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये जो कार्रवाई भारत ने आतंक के खिलाफ की थी और आतंकियों को जो ठिकाना लगाया, उसमें हर आतंकी को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे देने का ऐलान किया है। और इस हिसाब से जो अपना कैलकुलेशन कहता है
तो मसूद अजहर की जो परिवार के 14 लोग मारे गए, तो इसके बदले में उन्हें 14 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अब आप बताइए कि इस खबर को क्या देखे हिंदुस्तान की। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि बीएसएफ के जवान को सकुशल लौटा दिया, उधर आतंकियों को आप जो है मुआवजे में 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हो, जो कि भारत की कार्रवाई में मारा गया। बहुत अच्छा पॉइंट कर दिए और बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस तरह के जर्नलिज्म की आवश्यकता है आज के माहौल और तारीख में। जी IC-814 कांदाहार, जी रातों रात जगकर, बहुत सारे ऐसे किस्से मेरे जीवन में हैं, इसको भी मैंने कवर किया था। जी राजीव गांधी भवन के नीचे खड़े होकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पूरा एक एक, मैं उसका विवरण IC-814 का नहीं दे सकता, लेकिन तब जब पहली बार मसूद अजहर का नाम आया था, जी ये टॉप लिस्टिंग आतंकवादी उस समय नहीं था। इसकी बड़ी घटना जो उसने अंजाम दी, मतलब मैं भारत के परिवेश से बात कर रहा हूँ, ये राइट राइट। IC-814 थी। और उसके बाद से आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं और देख सकते हैं मसूद अजहर की किस तरह की गतिविधियां रही है, किस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया है, उसको किस तरह की बैकिंग मिली है। समस्या यहीं पर है। फिर वही बात पर आते हैं हम वापस घूम फिर कर कि जी जो एक वर्ग है फौज और ISI का, जब आप देखते हैं फौजियों को जाकर आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होते हुए, तो ये ठप्पा लगा देता, और ये बात नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कही, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कही, ये जी ठप्पा लगा देता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। ठीक है, जब आप मसूद अजहर के परिवार को कोई मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से आप उसकी घोषणा करते हैं, ये ठप्पा लगा देता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। और उसके बाद पाकिस्तान के पास, हालांकि बहुत प्रोपेगेंडिस्ट मुल्क है, उसके बाद पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता जी मेरे बिल्कुल सही हिसाब कह से। रहे हैं। ये जो कुछ स्पॉट, नहीं, क्योंकि ये जो आपने जी आप जो भी प्रोपेगेंडा चलाए भारत के खिलाफ, ठीक है, आपकी जी आजादी है, आपका मतलब आप प्रोपेगेंडा चलाए, और हम चलाते आ रहे हैं आज से, मुझे तो 25 साल हो गए देखते हुए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आप इस तरह की घटना के बाद, इस तरह के तनाव के बाद आप कॉम्पनसेशन अनाउंस करते हैं, तो आप जिहादियों को लेकर बर्ताव क्या रखते हैं वो भी तो अनाउंस कर रहे हैं ना आप। नहीं, ये तो जो जिहादियों को लेके बर्ताव की बात जो आप कह रहे हैं, आपको याद होगा अभी ज्यादा नहीं 3-4 दिन पहले की बात, भारत ने जब 7 तारीख के बाद एक कार्रवाई की और उसमें जो आतंकी मारे गए तो उनके जनाजे और अंतिम संस्कार में कौन फौजी वर्दी में एक के बाद एक अफसर खड़े थे वहां सही पे बात, सैल्यूट देने के लिए उनको। तो सही ये बात, तो उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है कि आपकी बारी, सही पहले तो बात। सैल्यूट दिया है, अब लो 1-1 करोड़ रुपया ले लो। और ये तो घोषित तौर पे है। अघोषित तौर पे पाकिस्तान सरकार ने उनके लिए क्या किया वो दुनिया जानती है। तो खैर सर, ये हम तो उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान को थोड़ी सद्बुद्धि है और इस तरह का जो चीजें एस्केलेट करने वाली बात है उसको डी एस्केलेशन की तरफ ही वो काम करे। लेकिन पाकिस्तान को ये इस तरह के काम करने में बहुत सारे लोगों ने मदद की और उसमें से एक तुर्की है। वही तुर्की जब वहां पर भूकंप आया था तो हमारी सरकार ने किस तरह उनकी जान माल को बचाने के लिए, लोगों को राहत के लिए क्या क्या काम नहीं किया। लेकिन सर अब खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये सब कुछ खुराफात और भारत ने जब कार्रवाई की, उस दरमियान तुर्की के कुछ फौजी भी पाकिस्तान में बैठे हुए थे। अब मांग उठ रही है और यहां से आवाज उठने लगी है हिंदुस्तान से कि तुर्की को बैन कर दो। आप इस पे अपना टेक दीजिए सर। अब मैं 2-3 चीजों पर आता हूं जो बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि जी तुर्की में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है और तुर्की क्या था। जी जी ठीक है, बिल्कुल। आप जब जब मैं पहली बार तुर्की गया, और बहुत साल हो गए इस बात को, मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जो विजन था कमाल अतातुर्क का, हार्ड लाइन से एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव नेशन बनाने का, जी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओके। और खास तौर पर उनका जो लोकल काम था, उनकी कारीगरी थी, और मुझे भी याद है एक बड़ी खूबसूरत टर्किश लेदर की जैकेट में उस जमाने में खरीद कर लाया था तुर्की से। मैं कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उनके पारंपरिक बाजारों में गया, अच्छा मैं तुर्की में एक शहर इस्तांबुल नहीं गया, इस्तांबुल तो कितनी बार जा चुका हूँ, उसके अलावा भी तुर्की घूमा। अब जो बहुत सालों से नहीं गया हूं, तो जो मैं पढ़ता हूं उसके बारे में जो जानकारियां मिलती हैं, जिस तरह से फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने वहां पर राइज किया है, और मैसेडोनिया, टर्की, ये एक बेल्ट पड़ती है, मैं मैसेडोनिया में गया हूं,
तो इसको माना जाता था। फ्रेंच मोरक्को गया हूं जो कि फ्रेंच कॉलोनी के अंडर में था। तो जी कुल बिल्कुल। मिलाकर इनको आधुनिकता और तरक्की शुदा रास्ते पर जाने वाला माना जाता था, राइट? पूरी दुनिया जानती है। जी इसलिए बिल्कुल। ये पर्यटन के भी बड़े केंद्र बने, वरना क्यों बनते? अगर आप जी असहज महसूस करेंगे और असुरक्षित महसूस करेंगे तो आप किसी देश में टूरिज्म के लिए क्यों जाएंगे? जी बिल्कुल। बॉस्फोरस नदी जो है, जो हम्म, कि इस्तांबुल से बिल्कुल जुड़कर बहती है, उस नदी हम्म, की खासियत क्या है कि वो आधी तुर्की में और आधी यूरोप में। हम्म, तो राइट। वो बॉस्फोरस रिवर जो है, उस पे जो क्रूजेस चलते हैं, मैंने भी उस पर यात्रा की, तो उसकी खूबसूरती क्या है कि आप आधा इधर है और आधा इधर, तो इसका मतलब वहां के संस्कार, वहां की प्रवृत्ति जो है वो आप पर आती है। लेकिन हाल का तुर्की क्या हो गया है? वहां पे फंडामेंटलिस्ट ताकतों के उठने की वजह से हाल का तुर्की क्या हो गया है? वहां पे पहले की जो डायनेस्टीज थी, उनकी इमारतों को बहुत महफूज करके कमाल अतातुर्क ने और उनके आने वाली सब आगे की सरकारों ने बचा कर रखा, लेकिन वो आइडियोलॉजीज को नहीं फॉलो किया। अब क्या हो रहा है कि आप उसको वापस पुराने फ्रेम में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, इसलिए जब तुर्की ने पहली बार घोषणा की थी पाकिस्तान का समर्थन करने की, मैं हम्म, जो तुर्की को जानता हूं और मुझे चूंकि दिलचस्पी है उसको देखने की, बहुत खूबसूरत देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मैं मुझे आश्चर्य नहीं हुआ था। अच्छा। नाइट क्लब वाले इस्तांबुल का जो विवरण आज का मिलता है, उसको देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ था कि तुर्की पाकिस्तान को बैक कर रहा है पहली बार। क्योंकि आज के उसके पिछले 2-3 साल में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, ये सब वहां की फंडामेंटल फोर्सेस की तरफ से हुए हैं और उसकी वजह से हुए, बल्कि तरफ से तो नहीं कहूंगा, उसकी वजह से हुआ है। तो वो पाकिस्तान को बैक करे वॉर अगेंस्ट टेरर में, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। प्रॉब्लम अच्छा। अभी क्या है कि फिर आप एक और देश से ट्रेड, और एक और देश तुर्की जैसा अपने कोई बिजनेस और ट्रेड की संभावनाओं को आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। आप ठीक है। हिंदुस्तान में बहुत सारा सामान बेचते हैं और भेजते हैं, वो आपका बर्डन हो जाएगा। हिंदुस्तान के भी लोग वहां बहुत काम करते हैं, अच्छा। फार्मिंग का बहुत काम करते हैं, तंबाकू की फार्मिंग का काम करते हैं, कत्थे की फार्मिंग का काम करते हैं, टोबैको ओके। मिक्सिंग का काम करते हैं। मेरे निजी दोस्त हैं, मैं जानता हूँ ये सारे काम करते हैं। तो क्या है कि अगर तुर्की इस तरह का स्टैंड लेता है तो जी। तुर्की अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं रखिएगा। क्योंकि नहीं, आप तुर्की ने तो सर, फिर वही तुर्की बात ने तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर। टेरर और ट्रेड आप एक साथ नहीं कर सकते, तो आप खुद ही उन संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप जो कह रहे हैं कि तुर्की अगर ऐसा करेगा, अब तो अगर बचा नहीं सर, ये तो अब स्थापित फैक्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन उड़ के आए थे, जिसको भारत ने हमले के सारे हमलों को नाकाम किया, वो तुर्की के बने हुए थे। तुर्की ने मदद किया। बात यह कि उसके फौजी भी थे, तो इसका मतलब तो खुले तौर पे। अच्छा, आज मैं अभी जब पढ़ रहा था और जब मैं जानकारी आपसे बात करने के लिए जुटा रहा था, तो मैं एक जानकारी पाके हैरान रह गया कि पाकिस्तान जो हथियार, गोले बारूद और इस तरह की चीजों का जो ट्रेड करता है, उसमें टर्की नंबर 2 देश है। सिर्फ चाइना उससे आगे, उसके बाद वो सबसे ज्यादा सामान वहीं से खरीदता है। यानी पीछे तो उसकी हिसाब किताब जो है हम सबके सामने है। भारत, मैं जो चीज एक जानना चाह रहा हूं कि भारत अगर सपोज करिए उसके साथ ट्रेड बंद कर देता है, 70% के करीब हिंदुस्तान में जो मार्बल बाहर से आता है वो टर्की का है। फर्नीचर आते हैं, सेब आते हैं, आप जानते हैं। अगर ये बिजनेस हम बंद कर दें तो इससे टर्की पे कितना असर पड़ेगा? क्या सिर्फ इतना कर देने भर से टर्की को जो सबक या जो लेसन हमें देना चाहिए वो हम हासिल कर लेंगे, या तरीका कुछ और भी होना चाहिए? ना, बिल्कुल ट्रेड बंद करने से सबक मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये सबक मिलता है। जी जी जी, प्लीज। इसको आइसोलेशन में मत देखिए। इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को आप समझते हैं और मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब कोई देश आतंकवाद के समर्थन के कारण से, मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। आतंकवाद के समर्थन के कारण से निंदा करने के बजाय किसी देश का साथ देता है ना, तो वो मैसेज बाकी देशों में भी जाता है। ठीक है। सवाल सिर्फ भारत से ट्रेड करने का नहीं है, हमारे यहाँ से तो बंद हो गया, आप नहीं ठीक। करेंगे क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि आप पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करते हैं। लेकिन हम्म, बाकी देश भी आप एकदम जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, एक नदी है आपकी
सबसे मशहूर, वो आधी यूरोप में आधी आपके मुल्क में है। तो आपने क्या मैसेज दिया यूरोप को फिर? अच्छा, हाँ, आपने इसको लार्जर तो पर्सपेक्टिव, आपकी मार्केट है जी, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। हाँ, कि आपने यूरोप को भी मैसेज दिया कि हम उस यूरोप जो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कितनी क्राइसिस फेस कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस कितनी फेस कर रहा है, तो अब यूरोप में बैठे जो अमीर देश हैं, स्कैंडिनेवियन बेल्ट है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इस तरह के जो बड़े ताकतवर देश है, वैसे फ्रांस जर्मनी वगैरह देश तो ही है, वो अब तुर्की की तरफ किस नजर से देखेंगे? वो इस नजर से देखेंगे कि ये वो देश है जो बजाय भारत का साथ देने में के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, ये तो जाकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, आतंकवाद का साथ दे रहा है। बिल्कुल। तो लार्जर मैसेजिंग तुर्की की इकोनॉमी और ट्रेड को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि विजन के साथ भी था कमाल अतातुर्क का, और उनका विजन क्या था? मॉडर्न मुस्लिम कंट्री, तरक्कीशुदा, आर्थिक तौर पर तरक्कीशुदा, यही तो विजन था। तो ये तो कमाल, आप तो जो फिलॉसफी बनाने वाले का विजन जो है पिछले 3-4 सालों की हरकतों में, घटनाओं में, आप उसी का तो विजन पलट रहे हैं, उसी को तो बर्बाद कर रही है आज की नई तुर्की। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, आप जिस तुर्की की बात कर रहे हैं वहां पे आप कमाल अतातुर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अतातुर्क ने अर्दोगन है वहां पे, तो इसलिए तो तुर्की तो बदल रहा है ना। सही बात। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप जो भारत के साथ कर रहे हैं और आप यूरोप से मतलब सटे हुए बैठे हैं, तकरीबन आपकी स्थिति जियोपॉलिटिकली है कि आप यूरोप में ही हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं सर, इसका मतलब जी, दुनिया में इसका इतना एक चीज, लोकप्रिय शहर है इस्तांबुल, तमाम चीजों के लिए, डिप्लोमेसी से लेकर ट्रेड तक के लिए इतना लोकप्रिय शहर है इस्तांबुल। आपने क्या संदेश आज दे डाला इस्तांबुल का पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को बैक करके? अगर आपके जो भी एस्टेब्लिशमेंट में आप बैठे हैं, अगर उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही, तो फिर वही बात होगी कि कल को दुबई कोई ऐसा स्टैंड ले ले और फिर कहे कि पूरी ग्लोबल मार्केट मैंने यहाँ दुबई में आए, तो कैसे संभव है बताइए? एक चीज बताइए, अभी जो सिचुएशन है, भारत ने ये वाली चीज कर लिया, भाई लोग कह रहे कि आप जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको खत्म कर दीजिए, सामानों का आना जाना बंद करिए, खाने पीने का सामान जो कुछ भी है। इसका अगला, भारत जिस तरह से जब मुसीबत में कोई देश होता है तो भारत आगे बढ़कर मानवीयता के आधार पर पैसे से, रुपयों से, अपने इंसान से, अपने ऑफिसर से, अपनी दवाइयों से, एनडीआरएफ की टीम भेजकर उसकी रक्षा और मतलब मदद करने के लिए हमेशा से आगे रहता है। इस तरह की हरकतें भारत को एक स्टेप बैकवर्ड नहीं करेगी कि यार मदद करने से पहले 10 बार सोचूं कि सपोले की मदद तो नहीं करें। बहुत अच्छे आज आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा आपकी ऑन एयर। ये क्या है, ये मूल सवाल है जो नहीं पूछे जाते आज की मीडिया की त्रासदी है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अब रिवर्स पब्लिक प्रेशर बनेगा। आपने तो दवाइयों से पाकिस्तान की भी मदद की हमने, लेकिन अब रिवर्स जनता का दबाव बनेगा ना भारत की सरकारों के ऊपर, क्या क्यों मदद कर रहे हैं इन लोगों की? आप मानवता में मदद कर रहे हो और ये पहलगाम में मासूम को गोली से मार देंगे उनका धन पूछ के, तो सरकारें अब नहीं कर पाएंगे ना ये मदद। जनता के, अपने देश की अस्मिता, अपने देश की जनता के खिलाफ तो नहीं जा पाएगी सरकार, ना कभी जाना चाहिए उसको। तो ये आप खुद ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां आपको नहीं मिलेगा आगे कोई साथ। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि देश की जनता फिर उस सरकार से, चाहे वो आज बीजेपी की हो, कल किसी और की हो, वो सवाल पूछेगी ना कि आप ऐसे व्यक्ति की क्यों मदद कर रहे हैं जो सामने से घुस के बेगुनाहों को जान से मार देता है, जो हमारे देश की महिलाओं को विधवा कर देता है। हम उसको हम दवाई और दाना पानी दे जिंदा रहने के लिए, ताकि तुम पालो पोसो और बड़े हो और वो दानव बनो जो हम ही को खा जाए। तो क्या होगा, एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड करेगा और गवर्नमेंट्स विल कम अंडर क्रिटिसिज्म इफ दे हेल्प सच कंट्रीज। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि जनता के दिमाग में तो भर गया ना आज जनता देश की, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो तुर्की कभी नहीं गया होगा।
बिल्कुल। उसको ये तो पता चल गया कि ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान की आतंकवाद के माहौल में मदद करता है, जो ड्रोन भेजता है हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए। ये तो पता चल गया ना तुर्की के बारे में। नहीं, लेकिन इस मामले में मैं एक चीज की तरफ ध्यान और दिलाऊंगा आपको, ये सवाल सिर्फ तुर्की का नहीं है। भारत ने जिन जिन देशों की मदद क्या की, जिस देश को पैदा किया बांग्लादेश को, उसका एक्सपीरियंस देखिए क्या है, उसका रवैया क्या है। भारत भाई ये तो हुआ कि नेकी करो और बदले में तुम्हें जो है उधर से डंडा मिलेगा। तो वही मैं आपसे इसीलिए तो ये पॉइंट रख रहा हूं कि अब क्या होगा, चाहे वो बांग्लादेश हो। ठीक है, एक समय में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाए जाने के लिए लोगों को बांग्लादेश भेजा जाता था। क्या हाल हो गया अभी हाल के सालों में बांग्लादेश का, कितनी तरक्की की बांग्लादेश की। बांग्लादेशी कॉटन जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और कहां से छोटा सा मुल्क ने आर्थिक कितनी तरक्की की, लेकिन देख लीजिए फिर वापस घूम फिर के किस एजेंडे पे आ गए। समझ में नहीं आता कि ये लोग, ये देश सीधे और सही रास्ते पर जाने के बाद क्यों पलट जाते हैं। तो आज की तारीख में कौन बांग्लादेश की मदद कर गया। मैं लंदन जाता हूँ, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, काफी समय बिताता हूँ, मेरे बड़े अच्छे बांग्लादेशी मित्र हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो खुद बहुत क्रिटिकल है। हाल में मेरे एक बहुत अजीज मेरे दोस्त से मुलाकात हुई थी, इंडोनेशिया में यात्रा कर रहा था, वो 3-4 दिन हमारे साथ थे। वो बहुत दुखी थे और बहुत पैसे वाले हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, यूके के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो बहुत परेशान थे कि ये क्या कर रहा है बांग्लादेश। तो आप अपने लिए नहीं परेशानी क्रिएट करते, आप अपने ही मुल्क के लोगों के लिए भी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो अब आप बांग्लादेश से सबक लीजिए, देखिए आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है। जिसकी इकोनॉमी को बड़े बड़े विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए लोग स्टूडेंट्स को वहां भेज रहे थे, ये छोटा मुल्क सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करके कैसे हो सकता है। आज उस मुल्क के बारे में ये चर्चा हो रही है कि आप वहां पर हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपका ध्यान उसकी तरफ ले गया कि देखिए बांग्लादेश तो आप बाकी चीज छोड़िए, बांग्लादेश की पैदाइश हिंदुस्तान की हुई है, और उसके बाद वहीं पर और वहीं पे आप हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव व्यवहार, कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं, लगातार जिस तरह से किया, तो पूरे मुल्क का इंटेंशन बताता है ना भाई, आप चाह क्या रहे हो, आपका दृष्टिकोण क्या है। और आपके इंटरनेशनल क्या होता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या तो आप हिटलर का एटीट्यूड रखिए, ठीक है, तो उसके भी अलग अलग किस्से। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने हिटलर का नाम इसलिए क्योंकि एक डिक्टेटर के तौर पर वो हमेशा इतिहास के काले पन्नों में रहेगा। तो या तो आप वो एटीट्यूड रखिए कि आपको सबको दबाना ही है, सब प्रहार ही करना है और रिश्ते रखने नहीं है आपको, ठीक है। ठीक बैठकर यूरोप के बीच में हिटलर ने यह काम किया था। अंजाम अंत में क्या हुआ, 1933 में पैदा हुआ हिटलर, 1945 तक खत्म हो गया ना। बिल्कुल। अंजाम क्या हुआ, तो ये इतिहास गवाह है। तो आप ये कर रहे हैं तो इतिहास आपके लिए गवाह होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस होती है उसकी बहुत बड़ी अपनी राय और अहमियत होती है। तो डोमेस्टिक ऑडियंस अपनी सरकारों को उस कसौटी पर खड़ा करेगी कि वो किसकी मदद कर रहे हैं और किसकी नहीं कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं तो उसका क्या नतीजा भुगत रहे हैं। जी, क्या चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तुर्की की बात। हाँ जी जी, अभी देखिए जियोपॉलिटिक्स पे, चूंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तानी सारे सवाल पूछे, अब आप देखिए कि भारत की सचेत होने की जो नीति है वो क्यों अभी सही है। आप 3 रीजन्स को देखिए कितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब, पाकिस्तान डिस्टर्ब, बांग्लादेश डिस्टर्ब, श्रीलंका डिस्टर्ब, और नेपाल की स्थिति आप समझती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि हमारा देश कुछ मसलों पर क्यों ऐसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आसपास भाई अब जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, आपका घर बीचों बीच में और सबसे बड़ा आपका घर है, आसपास हर घर में डिस्टर्बेंस, क्या करेंगे आप, अपने घर को सुरक्षित नहीं करेंगे। बिल्कुल, चारों तरफ आग लगी है, बीच में आपको अपना घर बचाना है, तो क्या करेंगे, चॉइस क्या है, ऑप्शन क्या है। तो ये लोग जो आलोचना भी करते हैं तो उनको करने से पहले बस मेरा इतना पॉइंट है, जरा सोचना चाहिए कि आसपास का माहौल क्या है और देखना चाहिए, नहीं तो जाके उन मुल्कों में रह के देखने। बिल्कुल 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 सर, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, वहां उन मुल्कों में जाके रह के देख लेंगे, 20 दिन 25 दिन, महीना भर, 6 महीना देखिए ना वहां जाके रह के। जी। दूसरी तरफ देखिए, अब तो तुर्की की बात हम लोगों ने कर ली, फिर दूसरे दिन भी इस पे चर्चा करेंगे
एक तरफ तुर्की की बात चल रही है कि तुर्की का जो है बायकॉट करिए क्योंकि उसकी हरकतें जो है बायकॉट करने लायक है, पनिशेबल है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान है जो कि वहां पर झंडा बुलंद किए हुए, और अब तो मैं दिखाना चाहता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान से अलग हो गए, हमने अपना झंडा फहरा लिया, ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। और भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है कि भैया कुछ मदद कर दीजिए, वैसे भी जो है हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारी सरकार तो कुछ करने से रही, जरा हमें अलग कर दीजिए, हमें मदद कर दीजिए। अब जरा इस पे आपका कमेंट में जानना चाहूंगा, भारत को क्या करना चाहिए, वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है, आप जरा अपने सूत्रों से या आपके पास जो जानकारी है वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं बलूचिस्तान की कहानी को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, क्योंकि भुक्ती फैमिली जो उनकी रॉयल फैमिली है, और उसके जी एक सदस्य को मैं 15 साल पहले की बात है, बड़े अच्छी मेरी मित्रता थी, दुबई में बहुत हमने साथ समय गुजारा, और उन्हें बड़ा अच्छा हमको उस समय समझाया था कि बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना फंसा हुआ है। तो बलूचिस्तान अपने आप को आजाद करना चाहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां तक भारत की प्रतिक्रिया का सवाल है, भारत को इसमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। इसमें बहुत जरूरी है देखना चाइना की भूमिका कहां तक जाती है। ठीक है, बलूचिस्तान आपसे मदद मांग रहा है, मदद मांगना जायज है, उसको मैं नहीं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जी चूंकि पाकिस्तान चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है, तो आप बलूच कॉज के लिए खड़े होकर, जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जी आप बिल्कुल बलूच कॉज के लिए खड़े होकर दूसरे की लड़ाई में कितना पाकिस्तान से टकराव लेना चाहते हैं, वो मेरे हिसाब से भारत को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब ओके पेचीदगी भरे मसले हैं डिप्लोमेसी के, ये इतने आसान नहीं है कि भारत जो है वो एकदम घोषणा कर दे, दोनों हाथ खड़े कर देगा, आप सब बिल्कुल बलूचिस्तान की आजादी के साथ है। नहीं, बलूचिस्तान की पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है, आजादी वो जी बहुत वक्त से मांग रहा है, पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह की स्थितियां जब होती है, तो जो बड़े देश होते हैं, भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनका जी कैलकुलेटेड रेस्ट्रेन रिस्पॉन्स होता है। अब जी समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल वो क्योंकि पाकिस्तान साथ में है ना, और पाकिस्तान से आपका तनाव है, और जी पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर बैक कर रहा है चीन, हम्म तो इसलिए इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए मेरा ये मानना है, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि भारत को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि हमें क्या हासिल होता है बलूचिस्तान को बैक करने से, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। बलूचिस्तान आजादी की गुहार बहुत लंबे समय से लगा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जी आज दावा कर रहा है कि वो आजाद हो गया, दावा कर रहा है, ठीक है, कल को ये दावा बदल बिल्कुल भी सकता है, लेकिन इंडिया paramount decision has to come from the strategic interest India has to look after. ओके ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, क्योंकि चाइना जो है, अंग्रेजी में कहते हैं ना हॉवरिंग ओवर पाकिस्तान, तो चाइना जो है वो पूरा पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है, घूम रहा है और समर्थन में घूम रहा है। तो उस फैक्टर को भारत जैसा विशाल देश, भारत जैसा बड़ा देश, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, और किसी में बलूचिस्तान की स्टोरी बनती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बलूचिस्तान के तो जो हालात, जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट दिख रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बीएलए की जो है क्लासेस की खबरें आ रही है, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में एक दिन अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, और सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी टुकड़े हो जाएंगे। और जब अपने आप में कोई अलग हो जाए तब भारत उसकी मदद कर दे तो अलग बात है। अभी तो उसको पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान के हाल पे ही छोड़ देना चाहिए कि भाई तू निपट ले, तेरा हाथ, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारा धड़ सब अलग हो रहा है एक दूसरे से, तुम अकेले सिर्फ पंजाब प्रांत लेके बैठ जाओगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं, उसको तुम संभाल लो। जब ये हो जाए तो फिर हिंदुस्तान को एक मजबूत स्टैंड अपने हिसाब से लेना वो ज्यादा मुनासिब होगा और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी नीति किसी के फटे में टांग अड़ाने की तो रही नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर उंगली करे तो फिर उसको छोड़ने वाली बात भी है नहीं। तो आप सही कह रहे थे सर। और कुल मिलाकर आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, मैं उसकी तरफ भी चाहता हूं कि आप एक कमेंट दें। आज ट्रंप साहब ने सीरिया पे से सारे बैन वैन हटा दिया है, और वो जिस तरह से देखिए भारत पाकिस्तान में घुस गए, उधर रूस यूक्रेन में कर रहे हैं, इधर सीरिया हो गया, ये सारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट आप देख रहे हैं,
इसको जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से कैसे आप मतलब एनालिसिस करेंगे या कैसे देखेंगे? हाँ, सही बात है। अमेरिका के हिसाब से तो बहुत बड़ी घटना है कि आपने सीरिया के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। इसीलिए तो बिल्कुल जी, क्योंकि सीरिया भी अंग्रेजी का शब्द है नोटोरियस। तो सीरिया नोटोरियस, भी बिल्कुल किस तरह की हरकतों के लिए नोटोरियस है, या आप हम जानते हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल तरह जानते हैं कि सीरिया ने किस तरह के लोगों को अपने यहाँ पालने पोसने का काम किया है, असाइलम बिल्कुल देने का काम किया है, पनाह देने का काम किया है। सीरिया की आंतरिक स्थिति क्या है, सीरिया की इकोनॉमी क्या है, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका का जहां तक सवाल है, वो सीरिया जैसे देशों को भी अपने साथ रखकर बाकी देशों को मैसेज देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक तरफा अमेरिका के खिलाफ मैसेज जाए कि भाई वो सारे इस तरह के देशों के खिलाफ ही है। तो जी अमेरिका, मैंने कहा ना, ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, ये समय समय पर बदलते हैं, ये एक से जी नहीं रहते। तो सीरिया से जुड़ी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ठीक है भाई, ये सीरिया का मसला हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से शांत रहे, हमारे साथ रहे। जी सर। तो चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि तुर्की को बायकॉट करने की जो मांग उठ रही है उसके फलाफल क्या हो सकते हैं, और बलूचिस्तान जिस तरह की गुहार लगा रहा है उसमें हिंदुस्तान को किस तरह का कैलकुलेटेड काम करना चाहिए। साथ में ये भी कि जो बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान में छोड़कर क्या मैसेज दिया, क्या उसके इंटेंशन लग रहे, और उधर मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए भी देने वाला है वो। तो खैर सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको इसी तरह अपने साथ जोड़ते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, और कनेक्ट पर आपके जरिए अपने दर्शकों को देश और दुनिया का एक 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो समझाने की कोशिश करते रहेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर